साथियों, आज हम सब रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में साथियों हम सब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, सक्रियता श्रेणी क्या है और इसके साथ साथ विकृत गंधिता क्या होती है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होती क्या है। तो साथियों, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर दिया है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आप चावल को पकाएं तो चावल पकने के बाद कुछ दूसरा चीज़ बन जाता है जिसको हम सब हिंदी में भात बोलते हैं, वो बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले चावल था लेकिन पकने के बाद अब वो भात बन चुका है। इसी तरह से जब हम किसी कागज़ के टुकड़े को जलाते हैं तो जलने से पहले वो कागज़ रहता है लेकिन जलने के बाद वो राख में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया होने के बाद वस्तु का गुण, रूप, रंग सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया में साथियों ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उस पदार्थ को हम सब अभिकारक कहेंगे। उत्पाद किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, उन पदार्थों को हम उत्पाद की श्रेणी में रखते हैं या फिर कह सकते हैं कि उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बताएं तो भोजन का पाचन ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम फीते का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है, जैविक खाद का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये सभी जो अभिक्रियाएं मैंने आपको बताया ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आप लोगों को ये चार चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। चारों में से कोई एक होगी या फिर चारों भी हो सकती हैं। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना और गैसों का उत्सर्जन होना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपको इन चारों में से कोई एक या एक से अधिक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक चीज़ या एक से अधिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे रंग बदल सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, तापमान बदल सकता है या फिर उसमें से गैस भी निकल सकती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब हम सब देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा ही निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या फिर अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जो रासायनिक समीकरण होता है साथियों, उसमें हम सब तत्वों के प्रतीक का उपयोग करते हैं या फिर अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। उसके साथ साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी हम सब लिखते हैं। भौतिक अवस्था अगर आप नहीं लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण आपका पूर्ण नहीं रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या फिर नीचे लिखा जाता है। जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें अगर आपको ताप
दिखाना है या दाब दिखाना है या फिर उत्प्रेरक दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, तीर के ऊपर लिख देते हैं या फिर तीर के नीचे लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्य संरक्षण नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो आप सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर द्रव्यमान का ना तो हानि होगी और ना ही नए द्रव्यमान वहाँ पर बनेंगे। जो द्रव्यमान रहेंगे वही सेम टू सेम अभिक्रिया से पहले रहेंगे और अभिक्रिया के बाद भी रहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के पहले, जिसको हम अभिकारक बोलते हैं, उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसको हमें संतुलित करना होता है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला नियम होता है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका होता है उसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको आप याद रखिए। अब साथियों, यहाँ पर आपके सामने एक रासायनिक समीकरण दिखाई दे रहा है। अब हम इसको संतुलित करके आपको दिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर एक साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है अभिकारक, और तीर के दूसरे साइड में जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु हैं वो हमेशा बराबर होने चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको Fe दिख रहा है, तो क्या दूसरे साइड में Fe सेम टू सेम है या कुछ परिवर्तन है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर Fe अकेले है, लेकिन यहाँ पर Fe के साथ में 2 भी लिखा गया है। इसका मतलब है यहाँ पर जो फेरस है उसके 2 अणु हैं, लेकिन इस साइड में अभिकारक की ओर जो फेरस है उसके एक ही अणु हैं। तो हम क्या करेंगे, फेरस की ओर 2 अणु बना देंगे। अब फेरस जो है वो दोनों ओर संतुलित हो गया, यानी यहाँ भी 2 Fe और यहाँ भी 2 Fe आ गया। अब आगे अगर हम देखें तो फेरस के साथ में आपको ऑक्सीजन का परमाणु दिखाई दे रहा है। तो ऑक्सीजन का परमाणु साथियों आप देखेंगे तो 3 है। तो हम क्या करेंगे कि दूसरे साइड में जो अभिकारक है वहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 3 ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 6, यानी 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखें दूसरे साइड में तो हाइड्रोजन हमारा है केवल 2। तो अब इसको 6 करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके सामने 3 लिख देंगे। तो अब ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6। तब ये जो समीकरण आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण को हम सब दिखाते हैं कि कैसे इसको लिखा गया है। तो आप लोग संतुलित करना सीख गए हैं। साथियों, अब हम सब समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपका नंबर 1 आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जो संयोजन अभिक्रिया होती है साथियों, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि A और B दोनों मिल कर के यहाँ पर उत्पाद के रूप में C बना रहे हैं। तो ये जो पोर्शन आपका है ये इसको बोला जाता है अभिकारक, और तीर के दूसरे साइड में जो है इसको बोला जाता है उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक की संख्या 2 थी, लेकिन जो उत्पाद बना वो एक ही है। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल कर के एक उत्पाद बनाएंगे उस स्थान पर संयोजन अभिक्रिया होती है। अब इसको अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो आप देख रहे हैं कोयले का दहन, यानी कोयले का जलना जो है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अगर आप रासायनिक समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर जो अभिकारक वाला पोर्शन है इसमें देखिए तो एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके
यहाँ हमको उत्पाद के रूप में दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ अभिकारक 2 था लेकिन उत्पाद हमारा केवल 1 बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो संयोजन अभिक्रिया होती है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जल का निर्माण। जल के निर्माण में भी आप देख रहे हैं कि जो अभिकारक है वो 2 भाग में है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में, लेकिन जो उत्पाद बना है दूसरे साइड में वो हमारा एक ही फॉर्म में है जिसको हम 2H2O बोलते हैं। तो अभिकारक 2 था लेकिन यहाँ पर उत्पाद जो है वो 1 बन गया। तो यहाँ पर भी हमारा संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह से आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 3 में, बिना बुझा हुआ चूना और जल आपस में अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाते हैं। तो यहाँ भी अभिकारक 2 भाग में था लेकिन जो उत्पाद हम सबको मिला वो केवल एक ही पार्ट में मिल रहा है। तो यहाँ भी साथियों संयोजन अभिक्रिया होगी। आपको एकदम सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि ए और बी मिल करके अगर केवल सी बना रहे हैं तो वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होगी। 6 अभिक्रिया के बारे में, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। साथियों वे सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक गैस का दहन। जो प्राकृतिक गैस होती है उनको अगर हम जलाएं तो उसमें उत्पाद के साथ में हमको ऊष्मा भी मिलती है। जैसे हमारा LPG गैस होता है, इसको हम जब खाना पकाते समय जलाते हैं तो उसमें से हमें ऊष्मा मिलती है, यानी कि उसमें से हमें हीट मिलती है। इसी तरह से अगर हम लकड़ी को जलाएं तो लकड़ी को जलाने से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल वाष्प निकलता है, उसके साथ में हीट भी हमें प्राप्त होती है। तो लकड़ी का जलना भी एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। इसी तरह से साथियों जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला हमारा आ जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। साथियों जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसमें अभिकारक टूट करके कई सारे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा कि जो अभिकारक हमारा है वो ए है लेकिन जो उत्पाद है वो हमारा 2 भाग में मिल रहा है, बी और सी के रूप में। तो अभिकारक हमारा 1 था लेकिन जो उत्पाद है वो 2 भाग में बट गया, इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। वियोजन अभिक्रिया में ही हमारा अगला हेडिंग आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन जो होता है वो ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है। जब हम किसी अभिकारक को ऊष्मा देते हैं तो वह अभिकारक टूट करके कई खंडों में विभक्त हो जाता है, उसको बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। यानी हम जब उसको हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, तब अभिकारक अगर टूट रहा है तो उसको बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। अगर हम ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण को देखें तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। जब फेरस सल्फेट को हम सब ऊष्मा देंगे तो वो टूट करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाता है। जहाँ जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है वो ठोस अवस्था में रहता है और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि फेरस सल्फेट को अगर हम हीट दें, उसको गर्म करें, तो वो किस में टूटता है। तो आप बता सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड में टूटेगा और सल्फ़र
ट्राई ऑक्साइड में टूटेगा। या कभी कभी आपको पूछा जाता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड गैस होती है या फिर ठोस होते हैं। तो इसको भी आप लोगों को रासायनिक समीकरण के साथ साथ याद रखना है कि कौन चीज़ें गैस होती हैं और कौन सी चीज़ें ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद अगर हम चूना पत्थर को देखें साथियों, तो चूने पत्थर को जब आप लोग ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो टूट जाता है CaO और CO2 के रूप में। इसी तरह से आता है हमारा वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में क्या होगा कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब वियोजन की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो वैद्युत वियोजन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करके अभिकारक को कई खंडों में तोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है वैद्युत वियोजन। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर आप लोग इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि जो जल हमारा होता है, इसमें हम अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे वैद्युत वियोजन। अगला हमारा आ जाता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है कि जब हम किसी अभिकारक को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो सूर्य के प्रकाश में रखने से अभिकारक कई खंडों में टूट जाता है। तो उसको बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में अभिकारक को हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके कई भागों में टूट जाएगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। उदाहरण में अगर हम देखें तो आपको दिखेगा सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम AgCl बोलते हैं। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को साथियों सूर्य के प्रकाश में रख दें तो वो दो भागों में टूटता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। इसी तरह से हमारा आता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख दें तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो सिल्वर, दूसरा ब्रोमाइड। और इस अभिक्रिया का उपयोग ज़्यादातर श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें प्रकाशीय वियोजन का ही उपयोग किया जाता है। अगली हमारी जो हेडिंग होगी वो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी माने होता है शोषण, सोखना। ऊष्मा माने होता है हीट। ठीक है, इसको आप लोग तोड़ के अगर समझें तो ये हो जाएगा ऊष्मा को सोख करके जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उसको बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से ऊष्मा उसमें दी जाती है। ठीक है, अगर हम बाहर से ऊष्मा किसी अभिकारक को दे रहे हैं तब कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो वहाँ बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसको अगर हम थोड़ा और आगे देखें तो इसमें दिया गया है जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला हमारा आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है साथियों कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि उसके यौगिक से उसे हटा देता है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है अपने स्थान से हट करके किसी दूसरे जगह पर चले जाना, उसको बोला जाता है विस्थापन। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और आपके सामने आपके माता पिता आ जाते हैं या आपके टीचर आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, कुर्सी को छोड़ करके आप बगल खड़े हो जाते हैं और उस कुर्सी पर आपके माता पिता या फिर आपके टीचर बैठ जाते हैं। तो आप क्या कर दिए, आप अपने आप को विस्थापित कर दिए, उस स्थान से हटा करके कहीं और लेकर के चले गए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी जिसमें तत्व अपने यौगिक से हट करके कहीं और चला जाता है, इस अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और उसके स्थान पर अपना स्वयं आकर के बैठ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखें तो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की कील डाल दें,
कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की कील डाल दें तो लोहा क्या करता है कि कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है और लोहा स्वयं सल्फेट के साथ में जुड़ जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अभिक्रिया के पहले सल्फेट के साथ में कॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभिक्रिया के बाद आप देखेंगे तो सल्फेट के साथ में आपका लोहा दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लोहा ने क्या किया, कॉपर को उसके स्थान से हटा करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आपको एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व ही कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से हटा सकता है। अगर कहीं आपको दिख जाए कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है और एक जगह पर कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है, तो कम अभिक्रियाशील वाला तत्व कभी भी अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से नहीं हटा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरे एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं कि जो जिंक है उसको अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक शक्तिशाली है, इसलिए जिंक कॉपर को हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो अभिक्रिया हो रही है वो विस्थापन अभिक्रिया है। आगे आ जाता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में साथियों उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है इसमें अभिक्रिया तभी संभव होगी जब दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम सब कभी कभी आयनिक अभिक्रिया भी बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर आप उसको आयनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। आयनिक अभिक्रिया तब संभव होगी जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को अगर हम अभिक्रिया करवाएं तो हमको उत्पाद के रूप में मिलेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, और इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन। क्योंकि साथियों यहाँ से जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ गया और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया, यानी कि दो चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल रही है। अब हम सब साथियों देखेंगे कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उपचयन। उपचयन में साथियों जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहाँ पर उपचयन कहा जाएगा। अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो उस स्थान पर उपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर साथियों उपचयन अभिक्रिया हुई। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का अलग हो जाना। ये दोनों चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हो रही है। जैसे दूसरे वाले में अगर हम देखें तो कॉपर के साथ में आप देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो वहाँ पर उपचयन। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो हट रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, इसलिए यहाँ पर भी आपको उपचयन अभिक्रिया दिखाई देगी। अगला आता है हमारा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होना। जब किसी अभिक्रिया में आपको दिखे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर हमारी अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं तो एक तरफ आपको उपचयन दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिख रहा है। आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा तभी ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले है
और दूसरी ओर देखिए तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के साथ में उपचयन अभिक्रिया हो गई। दूसरे वाले में देखिए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जब उसकी अभिक्रिया कराई गई तो कॉपर अकेले बच गया, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये जो पूरी अभिक्रिया है इसमें दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, एक तरफ उपचयन हो रहा है और एक तरफ अपचयन हो रहा है। तो जहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ संपन्न हो, उस अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। अब आगे हम सब देखेंगे कि हमारा जो दैनिक जीवन होता है उसमें उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। आपने देखा है कि बारिश के समय लोहे में जंग लग जाती है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं कि लोहे का संक्षारण हो गया, यानी लोहे में जंग लग गया। जब कोई धातु आर्द्रता के संपर्क में आती है, अम्ल के संपर्क में आती है, तो धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, जिसको कहा जाता है संक्षारित होना। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का जमना, तांबे के ऊपर हरी परत का जमना संक्षारण के उदाहरण है। तो लोहे के ऊपर साथियों भूरे रंग की परत चढ़ती है, जिसको संक्षारण कहा जाता है। चांदी के ऊपर अगर हम सब देखें तो उस पर काली परत चढ़ेगी, और तांबे के ऊपर अगर हम देखें तो उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह पूरी प्रक्रिया संक्षारण के अंतर्गत आती है। अगर हमें संक्षारण को रोकना है तो संक्षारण को रोकने का एक उपाय होता है यसद लेपन करना, या फिर विद्युत लेपन करना, या करते हैं हम सब पेंट। तो इन तीनों क्रियाओं के द्वारा हम संक्षारण को रोक सकते हैं, चाहे हम यसद लेपन करें, चाहे हम विद्युत लेपन करें, या फिर हम पेंट कर दें। ये सारी प्रक्रियाएं लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। तो आपने अपने घरों में लोहे की खिड़कियों पर पेंट ज़रूर लगाया होगा। तो हम सब क्या समझते हैं कि पेंट लगाने से खिड़की का रंग अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो साथियों, देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ साथ उस लोहे के ऊपर जंग ना लगे इसके लिए भी हम खिड़की में पेंट लगा देते हैं। तो एक तरफ तो आप उसको सुंदर भी बना सकते हैं, साथ साथ उस लोहे के ऊपर जंग लगने से भी रोक सकते हैं। आगे हम देखेंगे विकृत गंधिता। साथियों, विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जब हम किसी तले हुए वस्तु को खुली हवा में अगर रख देते हैं तो वो तली हुई वस्तु कुछ दिनों के बाद स्मेल करने लगती है, उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उस वस्तु का टेस्ट भी बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया विकृत गंधिता के कारण ही होती है। अगर किसी तैलीय वस्तु या तली हुई वस्तु से हमें विशेष प्रकार की गंध आने लगे या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि उस वस्तु का विकृत गंधिता हो गई है। और विकृत गंधिता को अगर हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे देखते हैं। अगर हमें विकृत गंधिता रोकना है तो हम सबसे पहले प्रतिआक्सी कारक का उपयोग करेंगे। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखेंगे। दूसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, या फिर हम उसको शीतलन के द्वारा विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो आपने दुकान से चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट ज़रूर ख़रीदा होगा। उन पैकेटों के अंदर आपने देखा है कि एक विशेष प्रकार की गैस भरी रहती है। वो गैस इसलिए भरी जाती है कि चिप्स का विकृत गंधिता ना होने पाए, जिससे कि चिप्स जो हम खाएंगे
उसका टेस्ट चेंज ना हो। अगर उसमें हवा नहीं भरें, उसमें हम नाइट्रोजन नहीं भरें तो चिप्स का विकृत गंधिता हो जाएगा और चिप्स का टेस्ट और गंध दोनों बदल जाएगा। इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे कि वो चिप्स तरोताज़ा और समान टेस्ट में लंबे समय तक बनी रहे। तो ये वीडियो यहीं पर साथियों समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ये आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर के। तब तक आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए।